हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 2 के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले अभ्यर्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मोनोपोली के अंतर्गत अल्पकालीन स्थिति को हम जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो पढ़े हैं जिसमें मोनोपोली के बारे में जाने और उसके अंतर्गत कीमत निर्धारण कैसे होता है, यानी कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण कैसे होता है, इस चीज़ को जानने का प्रयास किए और इसके अति अल्पकाल की स्थिति को जाने थे। तो आज हम जानेंगे कि एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल, अति अल्पकाल को जान चुके हैं, अब एक होता है अल्पकाल। तो अल्पकाल एक समय का एक छोटा अवधि होता है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील संसाधन को परिवर्तित करके उत्पादन को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और वहीं अति अल्पकाल में क्या होता है, उसमें इतनी छोटी होती है, समय का काल जो होता है इतनी छोटी होती है कि वो उसमें परिवर्तनशील संसाधन को भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि अल्पकाल के अंतर्गत ये कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो मोनोपोली के अंतर्गत अल्पकाल में कीमत का निर्धारण होता है। अल्पकालीन कीमत निर्धारण को हम सबसे पहले, इसकी 3 स्थितियां होती है। पहला होता है असामान्य लाभ, दूसरा होता है सामान्य लाभ और तीसरा हानि की स्थिति होता है। तो आइए हम देखते हैं असामान्य लाभ के बारे में। तो असामान्य लाभ अल्पकाल में कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ एक ग्राफ इसके माध्यम से बनाने के प्रयास किए, हम कोशिश किए हैं जानने का। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ MR रेखा है और यहाँ AR रेखा है। तो और ये AC रेखा है और ये MC रेखा है। MC रेखा AC रेखा को न्यूनतम बिंदु पर काट रहा है, लेकिन संतुलन का बाजार का संतुलन का शर्त क्या था कि MC MR को जहाँ काटेगा वही संतुलन बिंदु होगा, और MC वक्र जो काटेगा MR को वो नीचे से काटेगा। तो नीचे से देखिए MC रेखा कहाँ काट रहा है MR को, देखिए E बिंदु पर काट रहा है, यहाँ E बिंदु पर। तो E बिंदु को मिलाते हुए देख लीजिए, यहाँ E बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा हम खींच दिए हैं, और वहाँ से देखिए जहाँ पे AR टच किया वहाँ से हम Y एक्सिस पर एक रेखा मिला दिए हैं, और जहाँ पे AC वक्र को टच करता है, कौन AC वक्र को, ये रेखा जो हम वहाँ से खींचते हुए रेखा लाए हैं उसको AC को जहाँ टच करता है, यानी कि एवरेज कॉस्ट को टच करता है, वहाँ मिला दिए। और वहाँ से जो मिला निकल के आया, ये भाग क्या हुआ, यह अबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया, यानी कि यह असामान्य लाभ हो गया। ये असामान्य लाभ की स्थिति को बतलाता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखने का प्रयास किए हैं, यानी कि यहाँ AR बराबर NP बराबर OQ है। आप देख लीजिए, AR रेखा कहाँ है, AR बराबर NP है, देख लीजिए, N से P है, देख लीजिए, बराबर O से Q है, देख लीजिए, यहाँ से देखिए O पे ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक ना। और आउटपुट क्या हो जाएगा, ON हो जाएगा, आउटपुट उत्पादन O से N प्राप्त होता है। यहाँ इतना लाभ होता है। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, इस चीज़ को यहाँ हम लिखने का प्रयास किए हैं। यहाँ TR बराबर AR, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू AR गुने आउटपुट कर दिए हैं, तो ON इंटू ON NP इंटू ON हो जाता है। इसलिए TR बराबर ONPQ हो जाता है। क्या होता है, वो ONPQ, ON गुने PQ किया था, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू ये निकल के आ गया। अब यहाँ AC को भी इसने यहाँ बनाने का कोशिश हम किए। AC बराबर NL हो जाता है। NL यहाँ देख लीजिए, L यहाँ दिया हुआ है, L यहाँ है, N यहाँ है, देख लीजिए, इक्वल टू OM है, O से M है, देख लीजिए, O से M है, N से L देख लीजिए यहाँ है, ठीक ना। अब TC इक्वल टू टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, देख लीजिए, AC गुने आउटपुट। तो टोटल इक्वल टू आउटपुट क्या है, ON इंटू LM, ON इंटू L से M, ये है, मल्टीपल कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रॉफिट, हम जो हो गया प्रॉफिट वाला भाग क्या है, यानी कि प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, यानी कि टोटल
इतना में इतना माइनस कर देना है ना, ये टोटल भाग में से माइनस करना है इतना भाग, तो ये प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जो हम यहाँ नोट कर दिए, आप नोट करिएगा तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट हमारा MLPQ हो जाता है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद दूसरा स्थिति इसका है सामान्य लाभ की स्थिति या शून्य लाभ की स्थिति हो जाता है। इसमें मतलब जो लागत होता है उसके बराबर ही प्राप्त होता है। यहाँ जो ये रेखा है वो क्या कहता है, ये AR को टच करता है, ये सी रेखा, और MC ये नीचे से काटने का, तो ये प्रकृति इसका संतुलन का शर्त ही है। अब देख लीजिए यहाँ पे देखिए जहाँ टच कर रहा है, यानी कि संतुलन बिंदु क्या होगा, ये बिंदु पर है। देख लीजिए ये बिंदु पर यहाँ से एक रेखा AR से टच करा के खींच दिए, तो यहाँ से खींचा तो ये, और AC यहाँ टच कर रहा है, तो AC क्या है, AC AR को टच कर रहा है, AC इक्वल टू AR है। तो ये सामान्य स्थिति को बतलाता है। इसी चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं, इस चीज़ को देख लीजिएगा, देख लीजिए वो NP M माइनस ONM, देखिए ये देखिए रेवेन्यू है और ये कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आया, ये टोटल रेवेन्यू आया, माइनस कर दिए तो क्या हुआ, 0 प्राप्त होगा, इसलिए प्रॉफिट ये 0 हो गया, इसलिए इसे सामान्य लाभ कहा जाता है। उसके बाद एक हानि की स्थिति को बतलाया गया है। हानि की स्थिति में क्या है, हम बताए थे पिछले क्लास में है कि AC रेखा ऊपर होता है AR से भी, और ये जेकर क्यों रहता है, ये सब रेखा देख लीजिए, संतुलन बिंदु जहाँ होता है वहाँ AC से मिलाते हुए काट देना है, बना देना। अब क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए संतुलन बिंदु यहाँ हो जाता है। अब ये AR को जहाँ काटेगा, ये जो मिलाते हुए आएगा, ये AR को जहाँ टच करेगा वहाँ, और AC को जो टच करेगा उससे जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या होगा, लॉस की स्थिति को बतलाएगा। ये लॉस की स्थिति को बतलाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करने के भी हैं, जो कोड वहाँ हम लिखे हैं, AR माइनस NP बराबर OM है, जो ऊपर में हम उसमें ग्राफ में लिख रखे हैं, देख लीजिए यहाँ देखिए, AR बराबर NP इक्वल टू क्या है, OM है, देख लीजिए AR कहाँ है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक ना, इक्वल टू NP है, देख लीजिए N से P है, देख लीजिए, इंटू O से M है, देख लीजिए, ठीक ना। आउटपुट कितना है, O से N है। अब TR बराबर क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू AR गुने आउटपुट हो जाता है, ये इसका फार्मूला है, ये होता है। अब TR इक्वल टू NP गुने ON हो जाएगा, EN से P इंटू O से N, इसको और इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारा ये रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा, ये टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। अब टोटल कॉस्ट प्राप्त करना है तो AC बराबर NS है, देखिए AC रेखा कहाँ है, देखिए AC रेखा ये है, बराबर NCS है, देखिए ये रेखा, ठीक ना। अब क्या करिए, आउटपुट और इसको मल्टीपल कर दीजिए, वो ऐसे N को मल्टीपल कर दीजिए आउटपुट को, तो क्या हो जाता है, हमको TC इक्वल टू AC इंटू आउटपुट प्राप्त होता है, तो TC इक्वल टू NS इंटू ON हो जाता है, इसलिए TC इक्वल टू इतना हो जाता है। अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, TR माइनस TC किया जाता है, ये फार्मूला है। इसमें अब इतना, ये वो NPM यानी कि इतना माइनस इतना हम करेंगे तो हमें लॉस की प्राप्ति होता है, यानी कि ये भाग जो है PM जो है वो लॉस की स्थिति को बतलाता है। MPST देख लीजिए, लॉस यहाँ निकाल लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये स्थिति उत्पन्न होती है। अब रहा बात कि क्या एकाधिकारी हानि की अवस्था में अपना उत्पादन बंद करना चाहेगा या बरकरार रखेगा। तो इस चीज़ को कहने का मतलब है कि यदि एकाधिकारी को मिलने वाली कीमत औसत परिवर्तनशील लागत ABC के बराबर प्राप्त होगा या उससे अधिक होता है तो हानि होने पर भी वह उत्पादन को जारी रखेगा। जारी रखने में फ़ायदा है, क्योंकि वह जानेगा कि भविष्य में हो सकता है हमें लाभ की प्राप्ति, परंतु ज्यों ही वह वस्तु को मिलने वाली कीमत ABC से कम हो जाएगा, जो वस्तु बेचेगा उससे ABC से कीमत ज्यों ही कम हो जाएगा, यानी कि ये ABC से कीमत अधिक
हो सकता है ये भी सी इक्वल टू टी तक रहेगा, तब तक ये उत्पादन रखेगा क्योंकि भविष्य में लाभ को देखते हुए। लेकिन ज्यों ही क्या होगा, ये भी सी ज़्यादा हो जाएगा पी से, यानी कि पी कम हो जाएगा ए बी सी से, तो उत्पादन बंद कर देगा। तो एक अधिकारी को हानि होने लगेगा और उत्पादन बंद कर देगा। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपने फर्म या उद्योग को जो है सो वह बंद कर देगा। तो यहाँ पे आइए, इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। वो तो आप प्रॉफिट और लाभ की स्थिति को आप जान ही लिए हैं। तो ये AC रेखा है, यहाँ ABC रेखा एक खींचे गए हैं और इसको काटते हुए MC रेखा यहाँ खींचा गया है। AR रेखा ये है और ये MR रेखा है और ये AR रेखा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, इस चित्र से स्पष्ट हो पा रहा है कि यदि AR ABC से ज़्यादा है, देख लीजिए AR ABC से ज़्यादा है, कहाँ है, तो हानि होने पर भी उत्पादन करेगा। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा है AR, ठीक ना। हो सकता है ABC यहाँ तक आता तो यहाँ तक भी ये उत्पादन जारी रखता, लेकिन ज्यों ही ये इसे हानि होने लगेगा, यानी कि ABC इस AR की रेखा से ज्यों ही ऊपर हो जाएगा, ABC रेखा ज्यों ही इस रेखा से ऊपर हो जाएगा, इसे हानि होने लगेगा, तो ये उत्पादन बंद कर देगा और अल्पकाल में ये उत्पादन नहीं करना चाहेगा। अब आइए देखते हैं इसका दीर्घकाल की स्थिति। दीर्घकाल में एकाधिकारी कीमत का निर्धारण। दीर्घकाल में एकाधिकारी उत्पादन 3 स्थितियों में लाभ में रहता है। वे हमेशा कीमत को औसत लागत AC से अधिक रखता है। उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादन वे करते हैं। पहला नियम है उत्पत्ति वृद्धि नियम। पहला नियम इसका क्या है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, या इसे कह सकते हैं लागत ह्रास नियम। इसे लागत ह्रास नियम भी कह सकते हैं, इसे लागत ह्रास नियम भी कह सकते हैं। इस अवस्था में LMC तथा LAC दोनों रेखा नीचे की ओर होता है। देख लीजिए यहाँ रेखा चित्र में हम देखिए, इसमें क्या होता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रेखा नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये इधर नहीं जाता है ना। उत्पत्ति क्या कहते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ संतुलन बिंदु कहाँ होगा, ये यहाँ पे काट रहा है, देख लीजिए कहाँ काट रहा है, AMC MR को कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, वहाँ से ये रेखा खींच देंगे तो ये इसे लाभ की स्थिति उत्पन्न होती है, ये असामान्य लाभ की स्थिति उत्पन्न होता है। उसी चीज़ को हम यहाँ लिखने का प्रयास किया है। आप इसको बारीकी से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो इस प्रकार से हम इसे कम्प्लीटली बना सकते हैं। उसके बाद है ये उत्पादन उत्पत्ति समता नियम, यानी कि लागत समता नियम। लागत समता नियम के अंतर्गत उत्पादन करता है। इसमें LAC और LMC क्षैतिज रेखा होता है, x के बराबर होता है, देखिए इसके बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, यानी कि पूर्व प्रतियोगिता जैसा। पूर्ण प्रतियोगिता में जिस प्रकार से AR और P इक्वल टू MR होता है, उसी टाइप का यहाँ होता है, क्या है, LMC और LAC रेखा यहाँ पे होता है। जहाँ देखिए संतुलन बिंदु ये हो जाएगा, जहाँ पे काटता है MR और MC को, MC MR को जहाँ से नीचे से काटता है वहाँ होता है संतुलन बिंदु। तो इसे इतना अब नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट इसे होता है। उसी चीज़ को हम यहाँ लिखने का प्रयास किए हैं। इस चीज़ को आप बारीकी से देखिएगा और नोट करिएगा। अगला है उत्पत्ति ह्रास नियम या बढ़ते लागत का नियम, मतलब इसमें लागत अधिक हो जाता है और उत्पत्ति कम हो पाता है। इस अवस्था में LAC तथा LMC दोनों ऊपर की ओर ऐसे बढ़ता हुआ होता है। यहाँ भी इसे प्रॉफिट होता है, देख लीजिए। ये दीर्घकाल में हमेशा प्रॉफिट होता है। एक अधिकारी को दीर्घकाल में हमेशा प्रॉफिट होता है। आप ध्यान दीजिएगा, दीर्घकाल में हानि नहीं उत्पन्न होता है।
ये आप हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार की रेखा होता है, इसका संतुलन बिंदु क्या होगा, ध्यान दीजिए। एमसी रेखा ये हमारे को काटता है, कहाँ ई बिंदु पर काट रहा है, देखिए यहाँ से मिला दिए हम एक रेखा, और ये शॉर्ट रन जो है, ये एवरेज कॉस्ट है उसको मिला दिए, तो इतना इसको लाभ हो रहा है। तो ये इसे लाभ की स्थिति उत्पन्न होता है। वही चीज़ को हम यहाँ लिखें, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अब इसका निष्कर्ष निकल के यह आता है कि उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि एकाधिकारी अल्पकाल या अति अल्पकाल में लागत नहीं भी कमा सकता है, लेकिन दीर्घकाल में वह हमेशा कीमत का औसत लागत से ज़्यादा रखकर असामान्य लाभ प्राप्त करता है। दीर्घकाल में हमेशा इसे लाभ की उत्पन्न होता है, इसे हमेशा लाभ होता है। अल्पकाल और अति अल्पकाल, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अति अल्पकाल में क्या होता है कि उसे समय का इतना कम अवधि होता है, वो परिवर्तन नहीं कर सकता और वो फर्म को बंद भी कर सकता है। अति अल्पकाल में अगर जब तक उसे ABC प्राप्त होगा तब तक वे उत्पादन करेगा, और जब तक वो ABC अधिक हो जाएगा प्राइस से, तो वह उत्पादन बंद कर देगा। ये स्थिति उत्पन्न होती है। और दीर्घकाल में क्या होता है, हमेशा इसे लाभ की स्थिति होती है। अब सवाल आपका है कि क्या एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता कीमत से अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता से अधिक होता है, सवाल यहाँ है आपके पास। तो ऑब्जेक्शनली है कि एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता से अधिक होता है। आइए देखते हैं इसको हम यहाँ से। इस सैद्धांतिक दृष्टिकोण से एकाधिकारी का कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत से अधिक होता है, क्योंकि क्या होता है कि वे उत्पादन का नियंत्रक होता है, कीमत का नियंत्रक होता है। वे हमेशा लाभ की स्थिति में ही उत्पादन करना चाहता है और बेचना चाहता है। उत्पादन की मात्रा पूर्ण प्रतियोगिता से कम है, यानी कि वे अपने अनुसार से उत्पादन को बंद भी कर सकता है। यह निम्न रेखा चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये सप्लाई कर्व ये फिक्स कर दिया है, डिमांड रेखा यहाँ पे है, देखिए ये यार। अब यहाँ संतुलन बिंदु यहाँ हो जाएगा इसका, देखिए। और सॉरी, संतुलन बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे संतुलन बिंदु होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि वे लाभ की स्थिति में होगा तभी होगा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में इसको अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि कीमत पूर्ण प्रतियोगिता में हम क्या देखे थे, P = MR = AR = AMC = डिमांड भी था, जिसे हम AR के नाम से जानते हैं ये, ठीक ना। और उत्पादन की मात्रा बराबर होता है, जो एक दूसरे के सब बराबर होता है। लेकिन एकाधिकारी में क्या होता है कि ई संतुलन बिंदु पर इसका सिर्फ 2 ही शर्त फॉलो होता है। इसका क्या होता है, MR = MC होता है, जो MN बराबर कीमत है। MCN देखिए कीमत के बराबर है, यहाँ कर रहा है, तो ये लाभ की स्थिति में होगा। और उत्पादन की ON जो है वो CN उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। अतः हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी कीमत MN पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत PS से ज़्यादा है। यहाँ देखिए, हम कह सकते हैं कि MN M से N, देखिए ये एकाधिकारी कीमत, ठीक ना। MN पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत PS से, पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत ये P से S है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसमें क्या होता था, AR = P होता था, लेकिन यहाँ AR = P नहीं होता। डिमांड बराबर प्राइस होता था पूर्ण प्रतियोगिता में, लेकिन यहाँ डिमांड से अधिक है प्राइस, प्राइस से डिमांड अधिक है प्राइस से, तो ये प्राइस अधिक है डिमांड से यहाँ पे, तो क्या है से ज़्यादा है। परंतु एकाधिकारी उत्पादन ON पूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन OS से कम है।
देख लीजिए यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता में OAS उत्पादन है, लेकिन एकाधिकारी में ON उत्पादन है जो कम है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से एकाधिकारी की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता से सदा ऊंची नहीं रह सकती। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए कि एकाधिकारी की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता से सदा ऊंची नहीं रह सकती है। कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो एकाधिकारी शक्ति को नियंत्रित करती है। ये तत्व निम्न प्रकार के हैं। आइए देखते हैं ये निम्न प्रकार के क्या है। पहला है संभावित प्रतियोगिता का भय उत्पन्न होता है, यानी कि वह रहता है संभावना उसके पास रहता है एकाधिकारी के। ये लिमिटेशन है, अब ध्यान दीजिएगा, उसका लिमिटेशन दोष है कि उसे डर रहता है कि क्या होता है, लाभ देकर कुछ शक्तिशाली प्रतियोगी एकाधिकारी जो होता है वो एकाधिकारी क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और इस प्रकार उसका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है राज्य का हस्तक्षेप तथा नियंत्रण। अगर राज्य सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और नियंत्रित करे तो नए प्रतियोगिता उत्पन्न कर सकती है। एकाधिकारी विरोधी कानून का बन सकती है। एकाधिकारी को समाप्त कर व्यवसाय अपने हाथों में ले सकता है कौन? सरकार। राज्य अगर हस्तक्षेप करे तो। अगला है कि नई स्थानापन्न वस्तुओं का उपलब्धता की संभावना होना, यानी कि नई, इसे हमेशा डर रहता है एकाधिकारी को कहीं इसका नई स्थानापन्न वस्तु कोई उत्पादन ना कर दे। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी कर सकता है, लेकिन जब तक है तब तक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अधिक ऊंची कीमत होने के कारण नई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध करने के लिए आविष्कार या खोज की जाती है। ये हमेशा पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि जो महंगी वस्तु होती है तो उससे सस्ता वस्तु कौन सा होगा उसका खोज उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद जनमत का भय होता है। इसमें क्या होता है? जनमत का भय होता है। एकाधिकारी के ऊंची कीमत के विरोध में जनमत संगठित होकर उपभोक्ता संघ बना सकते हैं तथा एकाधिकारी के विरुद्ध बड़ा जनमत उत्पन्न हो सकता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? सरकार हस्तक्षेप करने को बाध्य हो जाएंगे और एकाधिकारी उद्योग का सरकार राष्ट्रीयकरण कर सकती है, इसलिए वह सार्वजनिक हो जाएगा। तो इन जो हम लोग ऊपर में देखे उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एकाधिकारी कीमत हमेशा पूर्ण प्रतियोगिता कीमत से ऊंचा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जानिए कि व्यावहारिक जीवन में अगर देखा जाए तो व्यावहारिक जीवन में मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन नहीं पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी व्यावहारिक जीवन में नहीं पाया जाता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता मैक्सिमम पाया जाता है, अल्पाधिकार पाया जाता है, द्विआधिकार पाया जाता है, ये सब बाजार पाया जाता है और पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज मेरा मोनोपोली ख़त्म हो गया। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।